कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज 8 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर जो सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी खबरें हैं आज की न्यूज़पेपर से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चर्चा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी हुई है और ये देखा जाए आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। चलिए देखते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 कुल अपराध दर में गिरावट हुई है जबकि साइबर अपराध में 17% की वृद्धि देखी गई है। देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा देखा जाए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसके अनुसार देखा जाए तो देश में कुल अपराध में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जो कुल अपराध है, टोटल अपराध है, अपराध के मामले में देखा जाए 6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि जो साइबर अपराध है इसमें देखा जाए 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब जो साइबर अपराध है, ठीक है, साइबर अपराध, इससे संबंधित सवाल आपके जो जीएस पेपर 3 है, ठीक, जीएस पेपर 3 वहां पर पूछा जाता है। साथ ही साथ देखा जाए जो निबंध का पेपर है, निबंध के पेपर में भी आपसे जो एआई टेक्नोलॉजी है या फिर जो आईटी सेक्टर है, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे, वहां पर जो निबंध आपसे पूछे जाएंगे वहां पर आपको कोई ना कोई डाटा फैक्ट, कोई रिपोर्ट कोड करना होता है। तो जब आप रिपोर्ट कोड करेंगे तो वो कौन सी रिपोर्ट होगी? यही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी का डाटा है, इसी को आपको कोड करना है। क्राइम इन इंडिया 2024 के नाम से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये 2024, ठीक है, 2024 पर आधारित है रिपोर्ट। इसमें देखा जाए जो कुल अपराध है उसमें 6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बताया गया कि जो साइबर अपराध है उसके मामले में 17% की वृद्धि देखी गई है। यहां पर चर्चा करें वर्ष 2024 में कुल 1,01,928 साइबर अपराध मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 72.6% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित है। ठीक, जैसा कि पिछले 1-2 सालों से आपने देखा होगा, ये डिजिटल अरेस्ट जैसी जो घटनाएं हैं, डिजिटल अरेस्ट होने वाली, फिर उसके बाद में देखा जाए जो अन्य साइबर फ्रॉड है वो सारी चीजें संचालित की जाती रही। उनमें देखा जाए जो 72.6% मामले हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित थे। यहां पर बात करें 1,01,928 साइबर अपराधों में। देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश भर में 58.86 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 35.44 लाख मामले भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और आईपीसी के तहत थे। यहां पर देखा जाए अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में 3.6% और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें 23.1% की कमी भी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये भी डाटा आप याद रख सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए एडीएसआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में 1,70,746 आत्महत्याओं के मामले दर्ज हुए, जबकि देखा जाए ड्रग ओवरडोज से मृत्यु के मामले में 50% की वृद्धि हुई है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 313 मौतें भी दर्ज की गई हैं। ठीक है, तो ये सब एनसीआरबी का डाटा है, इसको आप आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर समाहित किए गए। आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए अगली खबर क्या है। उत्तर कोरिया ने संविधान से दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण का उल्लेख हटा दिया है। ठीक, यहां पर देखा जाए उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जो दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण जो था ना, एकीकरण हो जाएगा एक टाइम के बाद, देखा जाए दोनों देशों के बीच में जो सुलह है सुलह हो जाएगा, फिर दोनों देश एक हो जाएंगे, ऐसा जो टर्म था उस टर्म को ही हटा दिया है कि एकीकरण तो नहीं होगा और कट्टर दुश्मनी बनी रहेगी। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान से दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण संबंधित सभी उल्लेख हटा दिए हैं। यह संशोधन मार्च 2026 में आयोजित प्रमुख कांग्रेस के बाद सामने आया, जिसमें नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को सबसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया था। ठीक है, देखा जाए संशोधित संविधान में पहली बार उत्तर कोरिया की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया को में रिपब्लिक ऑफ कोरिया का संदर्भ मिलता है। यानी कि जो दक्षिण दिशा में देखा जाए, दक्षिण दिशा में रिपब्लिक ऑफ कोरिया का उल्लेख मिलता है, ठीक, उत्तर कोरिया के संविधान में। चलिए देखते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध केवल युद्ध विराम समझौते पर समाप्त हुआ था। इसीलिए दोनों देश तकनीकी रूप से आज भी देखा जाए तो युद्ध की स्थिति में है। यानी कि युद्ध विराम, यहाँ पर जो युद्ध विराम समझौता था, युद्ध विराम समझौते के रूप में जो कोरियाई युद्ध हुआ था वो समाप्त हुआ था। और यही कारण है देखा जाए तो यहाँ पर जो संविधान में उत्तर कोरिया ने परिवर्तन किया है, उसने साफ साफ कह दिया है कि एकीकरण का उल्लेख जो है उसको हटाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया का उसने उल्लेख कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम उत्तर कोरिया की अधिक आक्रामक और अलगाववादी नीति को दर्शाता भी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली संयुक्त रक्षा आयोग की बैठक आयोजित की गई है। देखा जाए खबर क्या है, भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली संयुक्त रक्षा आयोग ज्वाइंट डिफेंस कमीशन की बैठक 6 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। याद रखिए, भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली संयुक्त रक्षा आयोग की बैठक कहां पर की गई थी? ठीक, नई दिल्ली में की गई। और ये कब हुई? 6 मई 2026 को हुई थी। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से अमिताभ प्रसाद, जो संयुक्त सचिव अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, साथ ही साथ अल्जीरिया की ओर से देखा जाए तो मेजर जनरल काइद नूर एउद्दीन के द्वारा किया गया था। यहां पर बात करें, दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग तथा रक्षा उद्योग साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की है। यहां पर बात करें, बैठक के दौरान भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन हेतु रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर भी हस्ताक्षर किया गया। यह बैठक भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो भारत और अल्जीरिया के बीच में जो संबंध है वो मजबूत हो रहे हैं, और उसी दृष्टिकोण से ये पहला संयुक्त रक्षा आयोग की जो बैठक है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत जून 2026 में पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा, और भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन जून 2026 में किया जाएगा। यहां पर बात करें, भारत 1 से लेकर 3 जून 2026 तक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो 95 कंट्रीज जो है, 95 कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ देखें तो सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र है इसको अपनाए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही साथ जो बिग कैट संरक्षण की पहली वैश्विक घोषणा होगी। ठीक है, तो यहां पर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसको अपनाया जाएगा, और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये बिग कैट संरक्षण से संबंधित पहली घोषणा पत्र होगा। चलिए देखते हैं, जो ये सम्मेलन बिग कैट अलायंस के लिए आयोजित किया जाएगा इसका बेसिकली थीम क्या है? थीम है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक, ये थीम है। यहां पर बात करें तो पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का, याद रखिए कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कब आयोजित किया जाएगा? 1 से 3 जून। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। थीम क्या है? थीम है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक है, यहां पर बात करें जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसका उद्देश्य शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे 7 बिग कैट प्रजातियों का संरक्षण करना है। ठीक है, आगे बात करें, वर्तमान में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 24 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश सम्मिलित है। साथ ही साथ जो संरक्षण, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग करते हैं आपस में। अगली खबर देखते हैं क्या है। शशि शेखर वेम्पति बने सीबीएफसी के नए अध्यक्ष। ठीक है, सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शशि शेखर वेम्पति बन गए। चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, यहां पर बात करें वे प्रसून जोशी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं जो प्रसार भारती के अध्यक्ष थे प्रसून जोशी, उनको देखा जाए प्रसून जोशी जो है इनको बनाया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष, और जो पहले प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, ठीक, शशि शेखर वेम्पति, इनको बना दिया गया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार शशि शेखर वेम्पति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। सीबीएफसी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है जो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित एवं विनियमित करता है। शशि शेखर वेम्पति आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र रहे हैं, और यहाँ पर बात करें एआई फॉर इंडिया संगठन के सह संस्थापक भी हैं। ठीक है, एआई फॉर इंडिया जो संगठन है इसके सह संस्थापक शशि शेखर वेम्पति हैं। चलिए आगे देखते हैं। उन्नति हुड्डा से संबंधित सवाल है। उन्नति हुड्डा यहां पर बात करें बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल हुई हैं। चर्चा करते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने नवीनतम बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में 19वां स्थान हासिल किया है। वे विश्व के शीर्ष 20 महिला एकल खिलाड़ियों में जगह बनाने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, यहां पर बात करें जो टॉप 20 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनमें जगह बनाने वाली ये तीसरी खिलाड़ी हैं। यहां पर बात करते हैं, उनसे पहले साइना नेहवाल ने और पीवी सिंधु ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्नति हुड्डा की यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की संभावनाओं और भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उन्नति हुड्डा
जो BWF रैंकिंग जारी की जाती है विश्व के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में, वहां पर 19वें स्थान पर है। ठीक, और इससे पहले सिर्फ 2 भारतीय ऐसी हैं, 2 भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने BWF रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित की है। वो कौन है? वो है साइना नेहवाल और PV सिंधु। चलिए आगे देखते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस बना भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न। यहां पर बात करते हैं जो स्काई रूट एरोस्पेस है, हैदराबाद स्थित है स्काई रूट एरोस्पेस। यहां पर बात करें 7 मई 2026 को भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है, जब कंपनी का मूल्यांकन किया जाए 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी कि जो कंपनी की वर्थ वैल्यू है, यहां पर बात करें वैल्यूएशन जो है कितना, 1.1 अरब डॉलर पहुंच गया, यानी कि 1.1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। कंपनी ने लगभग 6 करोड़ डॉलर की नई फंडिंग जुटाई, जिसका नेतृत्व यहां पर बात करें शेर पालो वेंचर्स और सिंगापुर की GIC ने किया था। साथ ही साथ देखा जाए स्काई रूट का प्रमुख प्रोजेक्ट विक्रम 1 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने हेतु विकसित किया जा रहा है। यहां पर बात करें विक्रम 1 का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा तथा यह वर्तमान में अंतिम एकीकरण एवं प्रशिक्षण चरण में है। यानी भविष्य में देखा जाए जो विक्रम 1 जब लॉन्च किया जाएगा, इससे संबंधित जो करंट अफेयर होगा वहां पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखा जाए तो वर्ष 2022 में कंपनी ने विक्रम S लॉन्च कर भारत की पहली निजी रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाया था, जिससे भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को नई गति मिली थी। ठीक है, तो याद रखना भारत का जो पहला निजी अंतरिक्ष रॉकेट था, इसका नाम क्या था? विक्रम S। ठीक है, विक्रम S इसका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली करेगा 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। यहां पर बात करें परीक्षा से डायरेक्टली पूछ सकता है, और ऐसे सवाल अक्सर देखा जाए तो BPSC में ही पूछे जाते हैं। और चूंकि BPSC यहां पर देखा जाए लगभग 1250 प्लस पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसमें देखा जाए 100 प्लस SDM के पद है, यानी कि 100 प्लस SDM के पद है। डिप्टी SP के भी पद है, आई थिंक 25 प्लस पद है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है कितना पद है, लेकिन 25 प्लस पद डिप्टी SP के भी हैं और 100 पद SDM के हैं। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है SDM बनने की। आप SDM बनना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश क्या बिहार? उत्तर प्रदेश में परीक्षा जो है आपकी प्रीलिम्स दिसंबर में है, लेकिन बिहार का प्रीलिम्स 26 जुलाई को है। तो अच्छे से लग जाइए, जुट जाइए। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो घूमना बंद करिए और तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, और SDM बनने का बहुत अच्छा मौका है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो घटना चक्र के द्वारा टेस्ट सीरीज भी संचालित की जाएगी BPSC के लिए, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगी। तो उसके बारे में भी आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली करेगा 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। भारत की राजधानी नई दिल्ली जुलाई अगस्त 2026 में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यहाँ पर बात करें, यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप में 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। भाग लेने वाले प्रमुख देशों में इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर सम्मिलित होंगे। देखा जाए तो इस आयोजन से भारत में टेबल टेनिस खेलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलने तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन की क्षमता को मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे चर्चा करें, भारत जापान के बीच में क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग। चर्चा करते हैं। भारत और जापान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। दोनों देशों ने क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया। इस सहयोग के तहत भारत के नेशनल क्वांटम मिशन और जापानी संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। साझेदारी के अंतर्गत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा। यह पहल भारत जापान वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के साथ उन्नत डिजिटल अवसंरचना विकास में सहायक होगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। CNN के संस्थापक टेड टर्नर का निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा टेड टर्नर कौन थे? तो CNN जो अमेरिकी न्यूज एजेंसी है उसके संस्थापक थे टेड टर्नर। यहां पर चर्चा करें, दुनिया के पहले 24 घंटे प्रसारित होने वाला समाचार चैनल CNN जो केबल न्यूज नेटवर्क पर संचालित होता है, इसके संस्थापक टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहां पर बात करें, टेड टर्नर ने वर्ष 1980 में CNN की स्थापना की।
और वैश्विक टीवी पत्रकारिता को नई दिशा दी थी। उन्होंने निरंतर समाचार प्रसारण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिसने आधुनिक मीडिया उद्योग में बड़ा बदलाव किया। जैसे आज आप देखते हैं रात को 2 बजे भी आप आज तक न्यूज चैनल खोल के यूट्यूब पर देखिए तो आपको लाइव चलता मिलेगा, कुछ ना कुछ लाइव चल रहा है। ठीक है, तो वहीं से देखा जाए तो जो 24 घंटे जो न्यूज का प्रसारण है वो शुरुआत CNN के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, टेड टर्नर ने संयुक्त राष्ट्र में $1 अरब का दान देकर वैश्विक मानवीय कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे मीडिया उद्योग, खेल प्रसारण और परोपकारी कार्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं अपनी अंतिम खबर पर। सोमा मंडल ने जीता कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026। यहां पर बात करें, भारतीय शिक्षिका सोमा मंडल ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्र में खिताब जीता है। उन्होंने छात्रों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। यहां पर बात करें, इस पुरस्कार के लिए 126 देशों के लगभग 12,000 नामांकन प्राप्त हुए थे। सोमा मंडल वैश्विक स्तर पर चयनित शीर्ष 9 विजेताओं में सम्मिलित रही। यानी कि यहां पर जो सोमा मंडल है, इन्हें केवल अकेले नहीं चुना गया है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के लिए, यहां पर टोटल 9 लोगों को चुना गया है। ठीक है, 126 देशों के लगभग 12,000 नामांकन प्राप्त हुए थे, उसमें से 9 लोगों को चुना गया, जिसमें एक भारतीय भी सम्मिलित है। नाम क्या है इनका? सोमा मंडल इनका नाम है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह उपलब्धि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भारत के योगदान को दर्शाता भी है। चलिए अब चलते चलते कुछ सवाल है आपके लिए, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है, एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 10% की, 12%, 17% या 25%? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? जापान, भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन बना है? अग्निकुल कॉस्मोस, इसरो, स्काईरूट एरोस्पेस या पिक्सल? क्वेश्चन नंबर 4 है, BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 महिला एकल खिलाड़ियों में शामिल होने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी कौन बनी है? PV सिंधु, साइना नेहवाल, तस्नीमा मीर या उन्नति हुड्डा? आगे बात करें अपने अंतिम सवाल की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या विश्व बैंक? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ फीडबैक रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवालों को भी कमेंट बॉक्स में लिखा जा सकता है। और आपके जो कमेंट होते हैं, जो आपके सवाल होते हैं, वो पर्सनली मैं खुद भी देखता हूँ। तो जो भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ सूचना ये थी कि BPSC की टेस्ट सीरीज जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और उसके बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और एक सवाल, एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर डेली आते हैं कि सर HEO के नए पैटर्न पर हमारी किताब आएगी घटना चक्र की। तो HEO, लोअर PCS दोनों किताबें आएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। किताबें देखा जाए तो अपने अंतिम पड़ाव में है और जल्द ही किताबें प्रकाशित होंगी जो आपके बीच में मार्केट में उपलब्ध होगी। आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकेंगे और इनके टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होंगे। ठीक है, ना सिर्फ किताबें, इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट उपलब्ध होगा। ठीक, तो ये थी जानकारी जिसका जवाब मैं व्हाट्सएप पे बार बार जो मैसेज होते हैं उनका नहीं कर पाता, तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। और कोई अन्य सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कल के वीडियो में उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।